जो राजनीति में आते थे उनका पर्पस होता था देश की सेवा, देश की जनता की सेवा। और आज जो राजनीति में लोग आ रहे हैं उनका पर्पस होता है नाम कमाना, शोहरत कमाना, और सबसे बड़ा जो एम होता है आज के नेताओं का वो होता है पैसा कमाना। और यही जो है डिटोरिएशन का कारण है। आज नेताओं को इतना ज्यादा फंड दे दिया गया है, साल में 5 करोड़, तो 5 साल, और इसीलिए आज के दिन में क्रिमिनल्स टाइप के बिल्डर, क्रिमिनल, कारपोरेट, वो सब राज्यसभा में जाएंगे, वो सब लोकसभा में जाएंगे, वो लोग विधान परिषद में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नेता जो जिनकी पार्टी है उनको मोटा अटैची पैसा देंगे और फिर लूटेंगे समाज को। उनको जो फंड मिलेगा उसमें से इतना न कमीशन खोरी हो जाता है कि अच्छा लोग जाता नहीं है। अब पैसा कमाने वाला जी जान लगा करके पैसा 5 करोड़ खर्च करके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में टिकट खरीदता है और जीत करके लूटता है। तो इसलिए डिटोरिएशन का कारण है कि आज गांधी पैदा नहीं हो रहे हैं, अंबेडकर पैदा नहीं हो रहे हैं, पटेल पैदा नहीं हो रहे हैं, नेहरू पैदा नहीं हो रहे हैं, और जगदेव प्रसाद जैसे लोग पैदा नहीं। पूंजीवाद के आधार पर आ रहे हैं। आपके पास अगर 50 करोड़ रुपया है तो किसी अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष को दे दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा और आप MP बन जाएंगे। या वो भी नहीं है तो लड़ना भी, चुनाव नहीं चाहते हैं तो 5-10 करोड़ दे दीजिए और राज्यसभा में चले जाइए। तो इस तरह का जिस देश में पूंजीवाद हावी हो जाएगा उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। तो ये लोग जो है EVM से ही कराएंगे ये कह करके तो अपना मनसा उजागर कर दिया। अब तो भी जनता यहाँ नहीं समझ रहा है। हालांकि जनता समझी है। वो नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार, तो अटक गए 200 पार पर। तो जनता तो ध्यान दिया है, लेकिन EVM का जादू चला है। और EVM के जादू को खत्म करने के लिए अगर जनता चाहती है कि नहीं बैलेट पेपर से हो, तो बैलेट से भी कई एक देश में, अमेरिका में, रूस में, जापान में, कई एक देश। नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक गंभीर विषय पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको बताते चले कि आज हमारे खास मेहमान जो हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी हैं। अरुण कुशवाहा जी पटना हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं और साथ ही साथ सामाजिक जीवन को भी व्यतीत करते हैं, राजनीतिक जीवन में भी हैं। तो आज हमने बात करने के लिए इनको आमंत्रित किया है और जानकारी लेंगे कि भारत में जो राजनीतिक पहले हुआ करती थी और अब राजनीतिक जो हो रही है उसमें क्या डिफरेंसेस है, उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं अरुण कुशवाहा सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सर, राजनीतिक का जो स्तर है पहले का और अब का, उसमें आपको किस तरह का डिफरेंसेस मिलते हैं? देखिए, भारत का जो राजनीति पहले था, जो लोग आते थे, नेतागिरी करने आते थे, जो राजनीति में आते थे, उनका पर्पस होता था देश की सेवा, देश की जनता की सेवा। और आज जो राजनीति में लोग आ रहे हैं उनका पर्पस होता है नाम कमाना, शोहरत कमाना, और सबसे बड़ा जो एम होता है आज के नेताओं का वो होता है पैसा कमाना। और यही जो है डिटोरिएशन का कारण है। आज नेताओं को इतना ज्यादा फंड दे दिया गया है, साल में 5 करोड़, तो 5 साल रहता है तो 25 करोड़ हो गया। उसमें कमीशन खोरी करता है, सैलरी भी बहुत दिया गया है, पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता है, रेल में फर्स्ट क्लास का पास है। तो उसको नेता जो आजकल है उसको इतना ज्यादा फैसिलिटेट कर दिया गया है कि वो आराम तलबी हो जाता है और देश के लिए संघर्ष नहीं करता है। और आज यही कारण है कि जो देश सेवा करने के लिए पहले जो आते थे, समाज सेवी बन करके आते थे, समाज अपने लिए कुछ नहीं, पूरा देश के लिए वो सोचते थे हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे देश के लोग कैसे खुशहाल होंगे, समाज के अंतिम पंक्ति में जो हमारा आदमी बैठा हुआ है वो किस तरह से खुशहाल होगा, उसको कैसे हम शिक्षा दे पाएंगे, उसको कैसे हम दोनों शाम का भोजन दे सकेंगे, कैसे उसको स्वास्थ्य सेवा दे सकेंगे, कैसे उसको जॉब दे सकेंगे, कैसे हमारा अंतिम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति हमारा
इस देश में खुशहाली से रह पाएगा, ये सोच के साथ आते थे नेता, अपना नहीं सोचते थे। हम किसी तरह से जी लेंगे लेकिन हम अपने देशवासियों को खुशहाल करके रहेंगे, ये मनसा था। और इसी मनसा के तहत इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी राजनीति में आए थे, मंत्री भी बने थे, और देश सेवा ही उनका लक्ष्य था, जो कि भारत के संविधान में झलकता भी था। उनका बेटा मर गया था दवा के बिना, उनकी पत्नी मर गई, काफी परेशानियों को उन्होंने झेला, लेकिन देश सेवा को उन्होंने प्रथम वरीयता में रखा और सीनियरिटी में रखा। इसलिए आज वैसे नेता पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि आज के नेता का प्रथम वरीयता होता है पैसा कमाना, और पैसा देने का भी व्यवस्था कर दिया गया है। इसलिए नेताओं को इस देश के पूंजीवादी व्यवस्था ने बर्बाद कर दिया है, और इसीलिए आज के दिन में क्रिमिनल्स टाइप के बिल्डर, क्रिमिनल, कारपोरेट, वो सब राज्यसभा में जाएंगे, वो सब लोकसभा में जाएंगे, वो लोग विधान परिषद में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नेता जो जिनकी पार्टी है उनको मोटा अटैची पैसा देंगे और फिर लूटेंगे समाज को। उनको जो फंड मिलेगा उसमें से कमीशन लेंगे। तो इस तरह का जो डिटोरिएशन हुआ है, जिसके वजह से अच्छा लोग जाता नहीं और बुरे लोगों का भरमार हो गया, जो लूटने के लिए पैसा कमाने का साधन बना लिया है देश के राजनीति को। इसीलिए अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं, और अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं, इसके वजह से आज अंबेडकर पैदा नहीं हो रहे हैं भारत में, गांधी पैदा नहीं हो रहे हैं भारत में, सरदार पटेल पैदा नहीं हो रहे हैं, जयप्रकाश नारायण पैदा नहीं हो रहे हैं, और आप देखिएगा जगदेव बाबू पैदा नहीं हो रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत की राजनीति को फिर से अगर सुदृढ़ बनाना है तो सबसे पहले इसमें जो फंड दिया जाता है उसको बंद किया जाना चाहिए। वो नेताओं को बिगाड़ने का काम करता है, वो पैसा तलबी बना देता है, आराम तलबी बना देता है, बिना किए कराए इतना न फंड मिलता है, इतना न कमीशन खोरी हो जाता है कि अच्छा लोग जाता नहीं है। अब पैसा कमाने वाला जी जान लगा करके पैसा 5 करोड़ खर्च करके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में टिकट खरीदता है और जीत करके लूटता है। तो इसलिए डिटोरिएशन का कारण है कि आज गांधी पैदा नहीं हो रहे हैं, अंबेडकर पैदा नहीं हो रहे हैं, पटेल पैदा नहीं हो रहे हैं, नेहरू पैदा नहीं हो रहे हैं, और जगदेव प्रसाद जैसे लोग पैदा नहीं हो रहे। तो ये कारण है। सर, राजनीतिक में जिस तरह से आपने कहा कि पैसों कमाने के लिए लोग आ रहे हैं, समाज बदलने के लिए नहीं आ रहे, तो ये जो आजादी से अब तक 70-75 साल के बीच में जो परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन दिख रहा है, इस परिवर्तन होने के पीछे कौन लोग दोषी हैं? समाज दोषी है, यहाँ के लीडर दोषी हैं, यहाँ की जनता दोषी है जो उन्हें वोट उस जैसे लोगों को वोट करती है? आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, आपके विचार इसमें से? अकेले एक संस्था का दोष नहीं है, इसमें बहुत हद तक दोषी है इस देश का पूंजीवाद, पूंजीवादी जो शक्तियां हैं, कारपोरेट हैं, जो गुलाम बनाती है नेताओं को। पैसे तो पहले तो पैसा दे करके उनको जिताती है और फिर उनसे गलत काम करवाती है। तो सबसे ज्यादा जो दोषी है पूंजीवादी व्यवस्था भारत का जो बढ़ते जा रहा है, पूंजीवाद का जो वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, तो पहला दोषी मैं उसको मानता हूँ। और दूसरा दोषी मैं मानता हूँ वैसे नेता जो अपने समाज के कर्मठ और जुझारू, संघर्षरत, और जिन नए कमर्स के पास जो विजनरी लीडर है उसको प्रमोट नहीं करके वो अपने बाल बच्चों के प्रमोशन में लगे रहते हैं। ये भी बहुत खतरनाक ट्रेंड पैदा हुआ है भारत में। आज अगर कितना भी अच्छा वक्ता, कितना भी बढ़िया विजन वाला, कितना भी बढ़िया कर्मठ और दिन रात जनता के बीच रहने वाला अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसको आगे बढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिलता है कि नेता में भी परिवारवाद आ गया है। जो पार्टी का हेड होता है वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेरिट को किल करता है। तो मेरिट किलर हो गई हैं जितनी भी पार्टियां हैं, जो जिनके हाथ में हैं, वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के चलते मेरिटोरियस लोग को कोई तरजीह नहीं देता है।
इस वजह से भी नेतागिरी में डिटोरिएशन हुआ है। और एक सबसे बड़ा जो कारण जो मैं बताने जा रहा हूं कि आप देखे होंगे कि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो देश को आजादी दिलाने के लिए गांधी को आना पड़ा, अधिवक्ता थे। सरदार पटेल ने 532 रियासतों को एक किया, अधिवक्ता थे। भारत का संविधान लिखे अम्बेडकर, जी अधिवक्ता थे। जी बिल्कुल। राजेंद्र बाबू अधिवक्ता थे, प्रथम राष्ट्रपति। जी प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू अधिवक्ता थे। जी तो ये सारे लोग वकील लोग थे जो राजनीति में आते थे। आज जब पूंजीपति लोग हावी हो गया, क्रिमिनल्स हावी हो गए, परिवारवादी लोग हावी हो गए, तो वकीलों ने, जो देश का हर कानून जानता है, जिसके पास समाज का गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति आता है वकीलों के पास जब वो केस में फंसता है या किसी तरह की परेशानी होती है, तो समाज का जो समझ होता था, जो समाज को गहराई से जो समझता था, वह वकील समाज था। क्योंकि वो हरिया डोम का भी समस्या सुनता था और राजा मान सिंह का भी सुनता था, तो उसको अनुभव होता था और उस अनुभव के आधार पर देश के कल्याण के लिए वो कानून बनाता था। और वो कानून जब लागू होता था तो समाज के अंतिम व्यक्ति को भी फायदा मिलता था। लेकिन आज विजनलेस लोग आ रहे हैं, परिवारवाद के आधार पर आ रहे हैं, पूंजीवाद के आधार पर आ रहे हैं। आपके पास अगर 50 करोड़ रुपया है तो किसी अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष को दे दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा और आप एमपी बन जाएंगे। या वो भी नहीं है तो लड़ना भी चुनाव नहीं चाहते हैं तो 5-10 करोड़ दे दीजिए और राज्यसभा में चले जाइए। तो इस तरह का जिस देश में पूंजीवाद हावी हो जाएगा, उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। और इसीलिए आज का भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। आज गांधी पैदा नहीं हो रहे हैं, अंबेडकर पैदा नहीं हो रहे हैं, पटेल पैदा नहीं हो रहे हैं, नेहरू पैदा नहीं हो रहे हैं, बिहार लेली नंबर सहित जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा नहीं हो रहे। यही कारण है। तो सर, लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इसमें जिस तरह से लीडर राजनीतिक में आते हैं और राजनीतिक में जिस तरह से आपने बात कही पूंजीवाद का, और साथ ही साथ एक जनता का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो अच्छा नेता चुने। हालांकि 5 साल में ये मौका आता है अच्छे नेता चुनने का, तो अगर राजनीतिक स्तर में जो गिरावट आई है तो उस गिरावट में जनता का क्या रोल रहना चाहिए और क्या रोल नहीं रहा, अब जनता को क्या करना चाहिए इस बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत माकूल सवाल किया है। जनता भी दोषी है और बहुत दोषी है, क्योंकि इस देश की जनता जो है 50% तो अशिक्षित है। वो समझती नहीं है कि जो 50 गाड़ियों के काफिला में आ रहा है जो नेता, जिसके साथ राइफलधारी लोग हैं और 50 गाड़ियां उसके साथ चल रही है, वो जनता समझने में अक्षम है कि हमारा ही खून चूस करके 50 गाड़ियों से घूम रहा है और 50 गो सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा है। तो हम अपनी जनता को आगाह करना चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ और सोचो कि जो 50 गाड़ी के काफिला में और हेलीकॉप्टर से जो उड़ करके तुम्हारे पास आता है और उसी को तुम बड़ा नेता समझ लेते हो, यही तुम्हारी भूल है और यही कारण है कि आज तुम्हारी दुर्दशा है। आज बड़े बड़े लोगों के लिए तो 6 लेन रोड बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, उनकी मोटर और उनका बस और उनका ट्रक उस पर फराटे से दौड़ेगी। तो पूंजीपतियों के लिए तो काम हो रहा है, लेकिन गरीबों के बाल बच्चों को नौकरी की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसको अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। स्कूल सब जर्जर है, टीचर जो है क्वालिटी का नहीं है, गांव में अस्पताल में डॉक्टर क्वालिटी का नहीं है। तो ये सब दुष्परिणाम आ रहा है। तो हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये पूंजीवादी ताकतों के चमक दमक में आप मत पड़िए। आपके यहाँ जो भी उम्मीदवार विधानसभा लोकसभा में खड़े हों तो आप उसमें कम से कम परखिए कि कौन आदमी में क्षमता है कि हमारी बेरोजगारी दूर कर सकता है। उसके बात से पता चल जाएगा, उसके विजन से पता चल जाएगा। और आप अगर इसी तरह से दिखावे में फंसते रहोगे तो जो 500 गाड़ियों की काफिला में आपके यहाँ जा रहा है, 5000 की भीड़ लेकर के साथ में जा रहा है, तो आप ही के पैसा से वो कल जो है उसी में से लूटेगा और फिर आपको ठगेगा। इसलिए वैसा नहीं करिए। होता क्या है कि एक कहावत है
कि कुत्ता हड्डी को जब नोचने लगता है, हड्डी खाने लगता है, तो उसका मुंह कट जाता है और मुंह से जो खून निकलता है तो उसको लगता है कि हड्डी से आ रहा है। तो वही जनता की हालत हो गई है। अब उसको लगता है कि 500 गाड़ी लेकर के आ रहा है तो ये बड़ा नेता है, हेलीकॉप्टर से रोज आ रहा है तो बड़ा नेता है, और यहीं पर धोखा खा रही है जनता। इसलिए जनता की भी बहुत बड़ा दोष है। आप क्वालिटी के लीडर को नहीं समझ रहे हैं, आप दिखावा में फंस रहे हैं और बड़े बड़े गाड़ियों का काफिला, हेलीकॉप्टर के फेरा में आप अपना वर्चस्व खोते जा रहे हैं, अपना अधिकार उसके हवा में आकर के बह करके दे देते हैं। और जातिवाद भी खतरनाक है, जातिवाद के कारण भी अच्छे नेता पैदा नहीं हो रहे हैं। कितना भी बढ़िया नेता अगर हो जाए, अगर उनके जात के लोग सपोर्टर नहीं बनेंगे तो फिर उनको दूसरे लोग भी नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोगों को, हर व्यक्ति को मान लेना चाहिए और उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये सब बुनियादी कारण है जिसके चलते आज भारत में पटेल पैदा नहीं हो रहे हैं, गांधी पैदा नहीं हो रहे हैं, अम्बेडकर पैदा नहीं हो रहे हैं, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जैसे आदर्शवादी नेता, जयप्रकाश जैसे लोग पैदा नहीं हो रहे हैं। सर, लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण रोल होता है चुनाव आयोग का। जिस तरह भारत में चुनाव आयोग का जो कार्यकाल रहा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने राजनीतिक में सुधार की प्रक्रिया की, लगता है कि कहीं टूटी रह गई सर जिस चुनाव आयोग के कारण। जिस तरह राजनीतिक में लोग, अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, आपके व्यू से अगर हो तो चुनाव प्रक्रिया में या चुनाव सिलेक्शन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में चुनाव आयोग का जो रोल है उस पर आप प्रकाश डालिए सर। देखिए, इसमें चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए जिसमें न सत्ताधारी दल का इंटरफेरेंस हो, न विरोधी का हो, न किसी का नहीं होना चाहिए। वो ऑटोनोमस बॉडी है, संविधान में यही लिखा गया है कि वो स्वतंत्र संस्था है। लेकिन होता क्या है कि चुनाव आयोग का चेयरमैन का जो सिलेक्शन होता है उसमें केंद्र सरकार का हाथ होता है और बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही प्रमुख होती है। अभी अभी आपने देखा कि उसमें चीफ जस्टिस भी रहते थे सिलेक्शन में। चुनाव आयोग का चेयरमैन का जब चुनाव होता था तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते थे। तो इंटेंशन शो होता है केंद्र सरकार का कि वो चाहती नहीं है कि कोई जज भी हमारे साथ कमेटी में रहे चुनाव आयोग के सिलेक्शन करने में। विरोधी दल का नेता भी होता है, वो सब को हटा के केंद्र सरकार अपने हाथ में पावर ले लिए, कानून बना दिया, चीफ जस्टिस को अलग कर दिया। तो ये शो करता है कि जो केंद्र में सरकार है वो चुनाव आयोग को अपना कठपुतली बनाना चाहती है कि हम जैसे चाहें वैसे एन केन प्रकारेण हम चुनाव को जीत लें, और चुनाव आयोग का मिसयूज किया जाता है। इसलिए हम लोग तो मांग करेंगे कि अगर आप ईमानदार हो, केंद्र सरकार ईमानदार है, या चुनाव आयोग ईमानदार है, या इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अगर ईमानदार हैं, तो अगर जनता का डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए तो आप कहिए कि ठीक है बैलेट पेपर से हो जाए। जनता बोले कि नहीं ईवीएम से कराइए तो ईवीएम से करा दीजिए। जब आपको अपने आप पर भरोसा है कि हम इतना अच्छे नेता हैं कि हमको पूरे देश की जनता सपोर्ट कर रहा है, तो आप बैलेट से क्यों डरते हो या ईवीएम से क्यों प्यार है आपको? जैसे कहो वैसे हो। अगर आप फेयर चुनाव कराना चाहते हैं तो ये लोग जो है ईवीएम से ही कराएंगे ये कह करके तो अपना मनसा उजागर कर दिया। अब तो भी जनता यहाँ नहीं समझ रहा है। हालांकि जनता समझी है, वो नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार, तो अटक गए 200 पार पर। तो जनता तो ध्यान दिया है, लेकिन ईवीएम का जादू चला है, और ईवीएम के जादू को खत्म करने के लिए अगर जनता चाहती है कि नहीं बैलेट पेपर से हो, तो बैलेट से भी कई एक देश में, अमेरिका में, रूस में, जापान में, कई एक देश में चुनाव जो है ईवीएम से हटा दिया गया, क्योंकि ईवीएम में कंट्रोलिंग सिस्टम लग जाता है। जो आप किसी को वोट देंगे तो जिसको चाहिएगा उसको उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से ईवीएम दुनिया से समाप्त हो गया है, तो भारत से भी समाप्त कर देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप बहुत पॉपुलर नेता लोग हैं, आपकी पार्टी बहुत ही समर्थवान है, जनता पागल है अगर आपके लिए, तो आप क्यों डरते हैं ईवीएम हटाने में? या क्यों बैलेट से डरते हैं? या बैलेट वाले क्यों ईवीएम से डरते हैं? तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि जनता का अगर आह्वान हो, जनता के बीच से आवाज उठने लगे कि ईवीएम हटा देना चाहिए, या दुनिया के स्तर पर ईवीएम हटने लगा, तो भारत के
जो सत्ताधारी लोग हैं या न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटा देने का आदेश कर देना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? लोकतंत्र जिंदा रहेगा, चाहे ईवीएम से हो या बैलेट से हो। चुनाव तो चुनाव ही होता है। इसलिए ये चुनाव आयोग भी एक हडल है जो कि पक्षपात का उदाहरण बनता है। इसलिए ईवीएम वगैरह से चुनाव भी करा के देखा जाना चाहिए। सर, सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि लोकतंत्र में ईवीएम के हटाने की बात है चाहे लगाने की बात है, तो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है जैसे कि लोकतंत्र प्रभावित करने का। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जो सरकारी संस्था है जैसे सीबीआई, ईडी और भी जो चुनाव आयोग, इसका सरकार कहीं ना कहीं अपने पक्ष में, जैसा विपक्ष का कहना है कि वो अपने पक्ष में चुनाव में उपयोग करती, क्या ये सही है क्या? बिल्कुल एकदम हो रहा है। देखिए होता क्या है कि हिटलर था एक जर्मनी का, हिटलर तानाशाही था और उसका एक थ्योरी था कि अगर किसी को किसी राज्य को हमला करना है, गुलाम बनाना है, तो वो पता करता था, पहले पता करो कि इसको कहाँ कहाँ से आर्थिक समर्थन मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उस देश का। अब पहले उसी पर हमला करता था। जैसे कहीं से तेल आ रहा है उसको, तो तेल आने वाला लाइन, पाइपलाइन काट दो, पुल तोड़ दो कि इसका तेल सप्लाई बंद हो जाए। कहीं से राशन आता है तो वो पुल तोड़ दो कि उसको राशन नहीं मिले। तो वो हिटलर का ये थ्योरी था कि इतना आर्थिक कमजोर कर दो, उसका सोर्स ऑफ इनकम सब डैमेज कर दो, तो सरेंडर कर जाएगा, उसको गुलाम कर लेता था हमला कर करके। यही काम, हिटलर वाला काम यहाँ के सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी वाले सत्ता, पहले वाला भी करते रहे। कांग्रेस में भी यही हुआ है, बीजेपी तो थोड़ा ज्यादा कर रही है। तो हिटलर का थ्योरी पर चलते हैं ये लोग। इनका सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और भी बहुत सारे एनआईटी, ये जो गठन करते हैं, फॉल्स फंसाओ, उसको बो डाउन करो और उसको अपने में मिलाओ, हमारे यहाँ आ जाएगा तो साफ हो जाएगा, वॉशिंग मशीन हो जाता है। तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है, ये देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन भारत का संविधान बहुत स्ट्रांग है, वो देख रहे हैं। इतना सब इस्तेमाल होते हुए भी चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ, ईडी का दुरुपयोग हुआ, सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग हुआ, राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग हुआ, सारे संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए भी 400 पार का नारा देने वाला 200 पार पर अटक गया। ये बहादुरी है भारत की जनता का और ये सफलता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान का। इस सारे एजेंसियों के लगने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नहीं आया, बैसाखी पर खड़ा है। और आज के दिन में अगर 2 नेता इस देश का, 3 नेता, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ये चिराग पासवान, ये तीनों अगर चाह ले तो ये सरकार तुरंत गिर जाएगी। तो आज जितना भी गलत काम हो रहा है, इस देश का जो तहजीब था भारत का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा था। और इस नारा के ताना बाना को तोड़ने में आज की जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल सीधे सीधे दोषी है। एकता जो हमारी थी चारों भाइयों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इस एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस काम में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान भी और जीतन राम मांझी भी इक्वली दोषी हैं, क्योंकि वो भी उसका साथ दे रहे हैं, पालकी ढो रहे हैं। गलत करने वाले का अगर पालकी आप ढोते हैं तो आप भी दोषी हैं। क्योंकि एक कहावत है कि नहीं दोष सिर्फ दोषी केवल ब्याग, जो तटस्थ है उसका भी लिखा जाएगा इतिहास। जो तटस्थ बैठा हुआ है, न्याय होते हुए देख रहा है, उसका भी दोष लिखा जाएगा इतिहास में। तो जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा कि जिस समय पूरे देश में एकता और अखंडता पर खतरा पैदा किया जा रहा था, हिंदू मुसलमान के बीच, सिख के बीच, ईसाई के बीच नफरत फैलाया जा रहा था, उस समय नीतीश कुमार जैसे लोग और ये चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग, ये कौन है इनका लड़का रामविलास जी का, चिराग पासवान जैसे लोग और जीतन राम मांझी जैसे लोग
उनका साथ दे रहे थे, जो अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहा था वैसे पार्टियों का साथ दे रहे थे, उसका पालकी ढो रहे थे। तो इतिहास इनका भी लिखा जाएगा, लेकिन मिर्जाफर और जयचंद की तरह इतिहास लिखा जाएगा, महाराणा प्रताप की तरह इतिहास नहीं लिखा जाएगा। ये इनका इतिहास जो है अपने देश के साथ गद्दारी का इतिहास होगा। सर, एक सवाल बहुत बड़ा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है कि लोकतंत्र में आपने कई बार कहा कि गांधी जी नहीं, अंबेडकर जी नहीं आ रहे हैं। इसका एक आजादी के समय की बात है, उस समय स्वतंत्र रूप से लोग राजनीतिक करते थे, लेकिन अब क्या है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए होती है। व्यक्ति विशेष कोई राजनीतिक नहीं है, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो। ये एक संगठन है, एक पार्टी है, और पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडा पे चुनाव भी होता है, उस एजेंडा पे गद्दी भी हासिल है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ये पार्टियां कमजोर कर तो नहीं रही है? आपके विचार से क्या है कि जो जनता का मुद्दा है, कहती तो सब है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता? देखिए, ये बात सही है कि जनता की जो मुद्दा है वो दब जाता है जी, पार्टियों का जो एजेंडा है वो ऊपर रहता है। पार्टियों का एजेंडा इसलिए होता है कि यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, बात ऊंचाई की समझ नहीं पाते हैं और छोटे छोटे बातों को समझ जाते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम में जब तनाव पैदा कर दिया जाए तो पूरा हिंदू वो उसको लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारा नेता। ये नहीं सोचता है कि अगर कहीं भी दंगा होता है, कहीं भी गोली चलती है तो किसी माँ का सिंदूर धुलता है, किसी सुहागिन का सिंदूर धुलता है, किसी बाप का बेटा मरता है, किसी भाई का भाई बिछड़ता है, किसी बहन का भाई बिछड़ता है। ये जब सोच नहीं होगा भारत के नेताओं का, तब तक इस तरह के नफरती लोग जो भारत को बांटना चाहते हैं टुकड़ों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को 4 भागों में जो तोड़ने वाले जो लोग हैं, वो लोग इस देश के मिर्जाफर और जयचंद कहे जाएंगे। आने वाला इतिहास लिखाएगा, जब भारत का इतिहास लिखाएगा तो इसमें स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसे भी गद्दार पैदा हुए थे जब भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शांतिपूर्ण तरीके से भाई भाई बन करके रहना चाह रहे थे, तो कुछ नेताओं ने इनके एकता और अखंडता के ताना बाना को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो इस तरह के गंदा इतिहास भी लिखा जाएगा इनके खिलाफ। इसलिए हम आह्वान करते हैं, जो नफरती राजनीति कर रहे हैं भारत में, उनसे हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होइएगा। इसलिए आप इस तरह के रवैया को छोड़िए और भारत का जो तहजीब था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और गांधी जी का जो थीम था, अंबेडकर का जो थीम था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को हम खुशहाल कर दें, तो हमारा देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। इसलिए उस लाइन पर राजनीति को चलाना पड़ेगा। जो लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, उस मंदिर में आपने सुना भी होगा अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग होता है। तो क्या ये लोकतंत्र में गिरती हुई जो विचार है, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे पहले, अब क्या होता है कि पक्ष को इस तरह से मतलब भाषा का प्रयोग होता है जो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो क्या ये भी इसमें सुधार कैसे हो, या क्यों हो रहा सर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ समाज के क्रीम लोग नहीं जा रहे हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हाई थिंकर हाई थॉट वाले, उच्च विचार वाले, हाई विजन वाले लोग नहीं जा रहे हैं। वहाँ पैसा कमाने के लिए पूंजीपति लोग जा रहा है। आप देखिएगा, आंकड़ा है, जितना भी सांसद है राज्यसभा का, कोई भी 5 करोड़ से कम का संपत्ति नहीं है, सब अरबपति है, खरबपति है। और लोकसभा में जा रहा है, उसमें 90% करोड़पति है। और करोड़पति है सो तो ये है, क्रिमिनल्स भी भरा पड़ा है। कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जिस पर 2-4 गो केस नहीं है, और गंदा गंदा केस है उन लोग, मर्डर का, हत्या का आरोप है। तो इस तरह के जो लोग जा रहे हैं संसद में, तो नेचुरल है कि वहां पर डिटोरिएशन हो जाएगा। जैसा आदमी रहेगा, संसद भवन जो है वो कुछ नहीं होता, उसमें कैसा व्यक्ति जाता है उस पर महत्वपूर्ण बात है, उसी से संसद का मर्यादा होता है। तो खराब लोग चले जाते हैं, पूंजीपति लोग चले जाते हैं, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है।
समाज से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको राज्यसभा का लोकसभा का मेंबर बन जाना है, टेची दान करके दे करके। तो ऐसे लोग ही डिटोरिएट कर रहे हैं, डिटोरिएशन हो रहा है, संसद का मर्यादा गिरा रहे हैं। इसलिए ये सुधार जनता ही के हाथ में है जी। और जनता को गुमराह किया जाता है जी। देखिए, भारत के संविधान का अध्ययन करिएगा तो सत्ता का मतलब सिर्फ विधायिका नहीं है, सत्ता का 4 पावर हाउस है। बाबा साहब के अम्बेडकर के किताब में, संविधान में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया। और ये चारों में हर वर्गों का आदमी को होना चाहिए। तो नेता लोग कभी लड़ता है? सिर्फ वो विधायिका के लिए लड़ता है। जज हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में, SC ST OBC माइनॉरिटी सब वर्ग का हो, इसका लड़ाई नहीं लड़ता है। कार्यपालिका में हो, देश के नौकरियों में IAS IPS VC ये सब में, चेयरमैन प्रोफेसर ये सब में सब वर्ग का हो, ये लड़ाई लड़ता है। लोग कहीं नहीं लड़ता है। नेशनल मीडिया में 99% एक ही वर्ग का लोग है। कभी लोग आवाज उठाता है? प्राइवेट सेक्टर में सारी नौकरियां सब दिया जा रहा है एक ही वर्ग को, SC ST MBC OBC को घोषणा ही नहीं देता उसमें। तो इसके लिए ये लोग लड़ता है। तो ये सब विजनरी लीडर है ही नहीं, ये लोग सिर्फ विधायिका को सत्ता समझता है। जैसे 4 अंधा था, तो 4 अंधा को एक बार हाथी देखने के लिए दे दिया गया। जी जी। तो जो अंधा पूछ पकड़ा जी, तो हाँ हाँ हाथी मैंने देख लिया, हाथी तो रस्सी की तरह होता है जी। जो अंधा उसका पैर पकड़ा तो लगे तुम झूठ बोल रहा है, हाथी तो केला के पेड़ की तरह होता है। जो कान पकड़ा वो कहा कि अरे हाथी तुम लोग कुछ नहीं देखा, हाथी तो पंखा की तरह होता है। वो जो पंखा तार वाला होता था वैसा होता है। और एक वो शरीर पकड़ा, पेट, वो लगे तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग एकदम खत्म हो, हाथी तो पहाड़ की तरह होता है। तो 4 अंधों ने जिस तरह से अपने अपने हिसाब से हाथी का एक्सप्लेनेशन दिया, उसी तरह से लोकतंत्र में जो आज के लोग अंधे नेता हैं, उनको ये चारों तंत्र दिखाई नहीं पड़ता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, ये चारों दिखाई नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ विधायिका दिखाई पड़ता है कि हम MP बन जाए, MLA बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, बस मेरा सत्ता हो गया। तो अब जनता को समझना होगा कि जो इन चारों तंत्रों में 90% आबादी को हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ता है, तब तक वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने लिए लड़ रहा है। और जब तक चारों तंत्र में 90% जो आबादी है भारत का, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी, चारों तंत्र में नहीं आएगा, तब तक जो हमने संविधान में वादा किया है, प्रियम्बुल में, कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, कैसे मिलेगा? पावर हाउस में आदमी नहीं है। आज यहाँ बिजली जल रहा है, अब पावर हाउस जहाँ से लाइन आ रहा है वहां आपका आदमी नहीं, तो जो ही इंटरव्यू शुरू करिएगा वो काट देगा। जी जी। तो वही होता है, जो ही न्यायपालिका में जाता है कोई मैटर गरीबों के हित के लिए, तो वहां से लाइनें काट देता है। अच्छा। उसको रद्द कर देता है। अब सब धरा के धरा रह जाता है। मीडिया उल्टा का पलटा दिखाना शुरू कर देता है। नेशनल मीडिया कंट्रोल में है, जिसको आप कहते हैं रोज गोदी मीडिया कहते हैं। तो इस तरह से सत्ता के चारों अंगों में जब तक गरीब समाज का लोग नहीं रहेगा, तब तक इस देश में अमीरों के लिए कानून बनेगा, अमीरों के लिए ही जजमेंट आएगा, अमीरों के लिए ही SP DM कलेक्टर काम करेगा, और अमीरों का न्यूज ही सिर्फ नेशनल मीडिया और प्राइवेट सेक्टर दिखलाएगा। तो जब तक गरीब का बेटा जज नहीं बनेगा पूरे देश के न्यायालयों में, जब तक गरीब का बेटा IAS IPS कलेक्टर DM नहीं बनेगा पूरे देश में, जब तक गरीब का बेटा नेशनल मीडिया में नहीं बैठेगा वहां पर दिल्ली और सारे देश में, और जब तक प्राइवेट सेक्टर में गरीब का बेटा 90% हिस्सेदारी नहीं लेगा, तब तक इस देश में सही मायने में डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकता है। और इस तरह का विजन ही नहीं है किसी लीडर में। इस वजह से आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लालायित हैं कि एक गांधी पैदा नहीं कर पाए, एक अम्बेडकर पैदा नहीं कर पाए, एक जयप्रकाश पैदा नहीं कर पाए, एक सरदार पटेल पैदा नहीं कर पाए, कर्पूरी ठाकुर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जैसे त्यागी नेता पैदा नहीं कर पा रहे हैं। यही क्राइसिस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातचीत हमारी लंबी हुई है, लेकिन ये जो बातचीत है काफी महत्वपूर्ण है। हम बातचीत कर रहे थे लोकतंत्र के राजनीतिक पे, लोकतंत्र में जो राजनीति का स्तर है पहले क्या था और अब क्या है।
आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।